जरा कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक ऐसे कमरे में कदम रखता है जहां बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत शोर भी हो रहा है। बिल्कुल। हर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, एक कोने से आवाज आ रही है कि भाई बिटकॉइन ही भविष्य है। हाँ, और दूसरे कोने से कोई कह रहा होता है कि नहीं, इथेरियम सबसे जरूरी है। एकदम सही। फिर कोई सोलाना की रफ्तार की तारीफ करने लगता है, तो कोई स्टेबल कॉइन्स को असली पैसा बता रहा है। ये तो रोज का ही काम है। आम लोगों के लिए डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो की दुनिया बिल्कुल इसी शोर शराबे वाले कमरे की तरह ही है, कान सुनकर देने वाला शोर है ना। जहां समझ में कुछ नहीं आता और अंत में लोग बस थक कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं सोच रही थी कि ये कितना आम है। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक दृश्य है। देखिए, जब भी किसी नई तकनीक का उदय होता है ना, तो शुरुआती दौर में ऐसा ही वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। मतलब लोग गुटों में बंट जाते हैं। बिल्कुल। दिक्कत ना यही है कि इस शोर के कारण लोग अक्सर जो बुनियादी सवाल होते हैं वो पूछना ही भूल जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये कोई रेस चल रही है जिसमें किसी एक को जीतना है, जैसे कोई खेल का मैदान हो। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से गलत नजरिया है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए इसके पीछे काम कर रहे मैकेनिज्म या कह लीजिए कार्यप्रणाली को समझना होगा। और आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन भी यही है, इस शोर को पूरी तरह से खत्म करना। एकदम सही। आज कोई तकनीकी लेक्चर नहीं होने वाला है और ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह है। हमारा लक्ष्य एक प्रैक्टिकल मेंटल मॉडल तैयार करना है। मतलब एक ऐसा व्यवहारिक मानसिक ढांचा जिससे कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को आसानी से समझ सके। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला कल किसी एक विजेता से नहीं तय होगा। हाँ, भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग जरूरतें कैसे पूरी होती हैं और कौन सा सिस्टम किस काम के लिए सबसे बेहतर है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और स्टेबल कॉइन्स ये सब एक ही काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये एक ही इकोसिस्टम के अलग-अलग हिस्से हैं। अच्छा। हाँ, जिनकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर ना अलग-अलग समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाई गई है। जब ये समझ में आ जाता है कि कौन सी तकनीक किस खास काम के लिए डिजाइन की गई है, तो क्या होता है? तो वो शोर शराबे वाला कमरा अचानक एक बहुत ही सुव्यवस्थित फैक्ट्री की तरह दिखने लगता है, जहां हर मशीन का अपना एक काम है। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो फिर सीधे उस सवाल पर आते हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा उलझाता है। कौन सा सवाल? इंटरनेट पर हर जगह यही बहस चल रही है कि इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा है। हाँ, ये तो हर जगह पूछा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सवाल ही बेमानी है। सही सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा किस काम के लिए सबसे अच्छा है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसी नजरिए के साथ सबसे पुराने और सबसे मशहूर नाम से शुरुआत करना लाजमी है। मेरा मतलब है बिटकॉइन। जब भी डिजिटल चीजों की बात होती है, बिटकॉइन का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, वो तो इस पूरी दुनिया का जनक ही है। लेकिन एक शक हमेशा बना रहता है, अगर लोग इससे रोजमर्रा की कॉफी नहीं खरीदते तो फिर इसका इतना महत्व क्यों है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि बिटकॉइन को एक पेमेंट ऐप या रोजमर्रा के लेनदेन के साधन के रूप में देखना ही गलत है। अच्छा, तो फिर इसे क्या समझना चाहिए? देखिए, बिटकॉइन का असली आविष्कार डिजिटल स्कार्सिटी या जिसे हम डिजिटल सीमितता कहते हैं वो है। इसे तकनीकी नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल सीमितता? हाँ, डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी खूबी क्या है? किसी भी चीज की अनंत कॉपी बनाई जा सकती है ना? हाँ बिल्कुल। एक MP3 फाइल या एक तस्वीर को तो एक सेकंड में लाखों लोगों को भेजा जा सकता है। एकदम सही। इसे कंप्यूटर साइंस की भाषा में डबल स्पेंड की समस्या कहा जाता है। मतलब अगर पैसा डिजिटल हो जाए और कोई एक डिजिटल सिक्के को कॉपी करके 2 बार खर्च कर दे, तो उस पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं बचेगी। बिल्कुल, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए दशकों तक प्रयास हुए। बिटकॉइन ने एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जहां हर लेनदेन को हजारों स्वतंत्र कंप्यूटर वेरीफाई करते हैं। जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं। सही। हाँ, माइनर्स। और इसकी कुल संख्या 2 करोड़ 10 लाख पर फिक्स कर दी गई है। मतलब इससे ज्यादा कभी बन ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की क्रिप्टोग्राफी इतनी जटिल है कि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क के नियमों को बदले बिना एक भी नया बिटकॉइन नहीं बना सकता। तो इसने पहली बार ये साबित किया कि कोई डिजिटल चीज सीमित हो सकती है, उसे ट्रैक किया जा सकता है और उसकी नकल नहीं की जा सकती। जी हाँ, इसी वजह से ना इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। हाँ, सोने की खासियत यही है कि वो जमीन में सीमित मात्रा में है, किसी कारखाने में मनचाही मात्रा में नहीं बनाया जा सकता। एकदम सही पकड़ी हैं। लेकिन अगर ये रोजमर्रा के काम में नहीं आ रहा है तो लोग इसे रख क्यों रहे हैं? क्योंकि इसका मुख्य काम
लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टोरेज है, यानी लंबी अवधि के लिए मूल्य को सुरक्षित रखना। अच्छा, मतलब तिजोरी की तरह? हाँ, ये पारंपरिक वित्तीय ढांचे के बाहर एक ऐसा स्वतंत्र विकल्प देता है जिसे कोई सरकार या संस्था बंद नहीं कर सकती। 2009 से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। कि बिना किसी केंद्रीय संस्था के पूरी दुनिया के लोग एक कंप्यूटर नेटवर्क पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। भले ही कोई व्यक्ति इससे पिज्जा ना खरीदे, लेकिन इसकी तकनीक ने यह साबित कर दिया कि इंटरनेट पर मूल्य या वैल्यू का एक स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है। यहाँ से बात ना और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर बिटकॉइन ने ये साबित कर दिया कि इंटरनेट पर वैल्यू सुरक्षित रह सकती है, तो इंसान की फितरत हमेशा आगे बढ़ने की होती है। हाँ, ये तो इंसानी स्वभाव है। स्वाभाविक से सवाल उठता है कि क्या केवल इस मूल्य को तिजोरी में बंद करके रखना ही काफी है? और इसी से अगले चरण की शुरुआत होती है। बिल्कुल। क्या इस वैल्यू के ऊपर कोई सिस्टम या नियम बनाए जा सकते हैं? और इसी सवाल के जवाब के रूप में एंट्री होती है एथेरियम की। जी हाँ, एथेरियम। लेकिन अगर बिटकॉइन इतना ही सुरक्षित है, तो एथेरियम की जरूरत ही क्या थी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सादगी और सुरक्षा है। वो एक कैलकुलेटर की तरह है। कैलकुलेटर? हाँ, जो एक काम यानी मूल्य को सुरक्षित रखने का काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन कैलकुलेटर पर कोई गेम नहीं खेला जा सकता या कोई ऐप नहीं चलाया जा सकता, है ना? हाँ बिल्कुल, उसका काम तो बस हिसाब लगाना है। तो एथेरियम के निर्माताओं ने सोचा कि क्यों ना ब्लॉकचेन की इस तकनीक को प्रोग्रामेबल बना दिया जाए। प्रोग्रामेबल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पैसे के साथ कुछ शर्तें या कोड जोड़ दिए जाएं? सही कहा। एथेरियम ना एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ये एक खाली कैनवस देता है जिस पर डेवलपर्स कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा। और इसका सबसे मुख्य हिस्सा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई कागजी कानूनी दस्तावेज नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ना एक डिजिटल वेंडिंग मशीन की तरह समझना चाहिए। वेंडिंग मशीन? वो कैसे? थोड़ा समझाएंगे? बिल्कुल। जब कोई वेंडिंग मशीन में सिक्का डालता है और बटन दबाता है, तो मशीन बिना किसी दुकानदार या बिचौलिए के अपने आप कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाल देती है ना? हाँ, क्योंकि मशीन में पहले से सेट होता है कि पैसे आए तो सामान देना है। एकदम सटीक। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही कोड होते हैं जो ब्लॉकचेन पर लिखे जाते हैं। अगर कोई शर्त पूरी होती है, तो वे अपने आप एक्शन लेते हैं। मतलब कोई बीच में रोकने वाला नहीं है? नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक नियम लिखा गया कि अगर कोई डिजिटल आर्टवर्क किसी नए व्यक्ति को बेचा जाए, तो उस बिक्री का 10% हिस्सा अपने आप असली कलाकार के खाते में चला जाए। अरे वाह! और इसके लिए किसी बैंक के वकील की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क खुद उस कोड को रन करेगा। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को ही बदल देने वाली बात है। इसका मतलब है कि इथेरियम पर केवल पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। बल्कि उस पर डिजिटल कम्युनिटीज बन रही हैं, लोग डिजिटल संपत्ति के मालिकाना हक तय कर रहे हैं और पूरी की पूरी वित्तीय सेवाएं बिना किसी कंपनी के चल रही हैं। इसी कारण से इथेरियम को अक्सर क्रिप्टो इनोवेशन का बुनियादी ढांचा कहा जाता है। भविष्य की डिजिटल दुनिया में पैसा, एक्सेस, ओनरशिप, ये सब एक साथ गुंथे हुए होंगे। और इथेरियम ने उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है? जी बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। वो क्या? स्मार्टफोन वाला उदाहरण ही लेते हैं। अगर एक पुराने स्मार्टफोन पर एक साथ 10 भारी भरकम ऐप्स खोल दिए जाएं, तो क्या होगा? फोन हैंग करने लगेगा, धीमा हो जाएगा। बिल्कुल। जब पूरी दुनिया इथेरियम पर इस तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलाने लगी, तो नेटवर्क बुरी तरह से धीमा हो गया। मैंने सुना है कि एक छोटा सा लेन देन करने के लिए भी लोगों को भारी गैस फीस यानी नेटवर्क फीस देनी पड़ने लगी थी। हाँ, ये एक बहुत ही जानी मानी समस्या बन गई थी। तो फिर ये आम लोगों के लिए व्यवहारिक कैसे हुआ? कोई व्यक्ति 50 रुपए का डिजिटल आइटम खरीदने के लिए 500 रुपए की फीस क्यों देगा? बिल्कुल नहीं देगा, पागल थोड़ी है कोई। और यहीं से ना ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बहुत बड़ी संरचनात्मक बहस शुरू हुई, जिसे स्केलेबिलिटी या विस्तार करने की क्षमता कहते हैं। मतलब सिस्टम को बड़ा कैसे किया जाए? हाँ, जब नेटवर्क धीमा और महंगा हो गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि इथेरियम सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। इसी बुनियादी कमी को दूर करने के लिए सोलाना जैसे नेटवर्क्स का जन्म हुआ। अच्छा, तो क्या सोलाना सिर्फ इथेरियम का एक तेज वर्जन है? ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। सोलाना का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। वो कैसे? देखिए, इथेरियम की समस्या ये है कि वो लेन देन को एक कतार में प्रोसेस करता है, बिल्कुल एक सुपरमार्केट की तरह, जहां हजारों ग्राहकों के लिए सिर्फ एक ही काशियर बैठा हो।
बाप रे, तब तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। लगती है। सबको लाइन में लगना पड़ता है और जो ज्यादा पैसे यानी फीस देता है वो लाइन में आगे आ जाता है। सोलाना ने इस प्रक्रिया को ही बदल दिया। यानी सोलाना ने और ज्यादा कैशियर बैठा दिए। हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही कह सकते हैं। सोलाना पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक साथ कई काम। बिल्कुल। इसके अलावा ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री नाम की एक तकनीक का उपयोग करता है जो हर लेन देन पर समय की मोहर लगा देती है, जिसे टाइम स्टैम्प कहते हैं। इसका क्या फायदा होता है? इससे नेटवर्क के सभी कंप्यूटरों को एक साथ मिलकर ये तय करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता कि कौन सा लेन देन पहले हुआ। वे एक साथ हजारों लेन देन को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक मालगाड़ी और एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का उदाहरण सटीक बैठता है। हाँ, मालगाड़ी सुरक्षित है लेकिन धीमी है। और एक्सप्रेसवे रोजमर्रा के तेज ट्रैफिक के लिए है। इससे समझ आता है कि दुनिया की कोई भी बेहतरीन तकनीक तब तक नॉर्मल या आम नहीं बन पाती जब तक कि उसका इस्तेमाल करना आसान और सस्ता ना हो। एकदम सही। अगर किसी को इंटरनेट पर कोई गेम खेलना है या छोटी रकम का लेन देन करना है और हर क्लिक पर मिनटों का इंतजार करना पड़े तो लोग उस तकनीक को छोड़ देंगे। सोलाना का पूरा फोकस इसी यूजर एक्सपीरियंस पर है ना? हाँ, तकनीक तभी सफल होती है जब वो अदृश्य हो जाए। अदृश्य मतलब गायब हो जाए। मतलब जब कोई व्यक्ति इंटरनेट ब्राउज करता है तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है। अच्छा, हाँ, हम बस वेबसाइट खोलते हैं और वो खुल जाती है। बिल्कुल। सोलाना ब्लॉकचेन को उसी स्तर पर लाना चाहता है जहां रफ्तार इतनी तेज हो और लागत इतनी कम हो कि आम यूजर को पता ही न चले कि वो किसी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, रफ्तार तो ठीक है, हमने बिटकॉइन से डिजिटल समित्ता और सुरक्षा को समझा, इथेरियम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा और सोलाना से रफ्तार और स्केल के मैकेनिज्म को परखा। हाँ, ये तीनों चीजें साफ हो गई। लेकिन इन तीनों में एक बहुत बड़ी खामी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, वो खामी क्या है? भयानक अस्थिरता, मतलब उतार चढ़ाव। तो इस सब का असल मतलब क्या है अगर उस वैल्यू का कोई भरोसा ही ना हो? आपका इशारा किस तरफ है? कुछ साल पहले की उस मशहूर घटना को याद कीजिए जब एक व्यक्ति ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे थे। ओह हाँ, बिटकॉइन पिज्जा डे। बिल्कुल। उस समय उन बिटकॉइंस की कीमत कुछ डॉलर्स थी, लेकिन आज उनकी कीमत करोड़ों में है। कोई भी समझदार इंसान उस पैसे से आज रोजमर्रा का सामान क्यों खरीदना चाहेगा जिस पैसे की कीमत कल इतनी बढ़ सकती है कि उससे घर खरीदा जा सके? ये बात है। या फिर कोई उस पैसे में अपनी सैलरी क्यों लेना चाहेगा जो कल शायद आधी रह जाए? मैं आपकी बात समझ गया। ये इस पूरे इकोसिस्टम की सबसे बड़ी व्यवहारिक अड़चन रही है। हाँ। देखिए, पैसे के 3 मुख्य काम होते हैं। मूल्य का संचय, जी, लेन देन का माध्यम और हिसाब किताब की इकाई। अस्थिरता के कारण शुरुआती डिजिटल एसेट्स हिसाब किताब की इकाई बनने में पूरी तरह से विफल रहे और यहीं पर इस पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा जुड़ता है, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स, नाम से तो लगता है कि ये स्थिर होते हैं, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? क्या कोई जादुई छड़ी है जो इनकी कीमत को ऊपर नीचे होने से रोकती है? नहीं नहीं, कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा आर्थिक सिद्धांत है जिसे कोलैटरलाइजेशन या बैकिंग कहते हैं। अच्छा, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। स्टेबल कॉइन्स वे डिजिटल एसेट्स हैं जिनकी कीमत किसी पारंपरिक मुद्रा जैसे अमेरिकी डॉलर के साथ जोड़कर रखी जाती है। मतलब एक स्टेबल कॉइन $1 के बराबर। हाँ, उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी $1 का स्टेबल कॉइन जारी करती है तो नियम ये है कि उस कंपनी के पास किसी सुरक्षित बैंक खाते में एक असली डॉलर रखा होना चाहिए। लेकिन अगर बैंक खाते में ही डॉलर रखना है तो फिर ये तो पुरानी दुनिया का ही सिस्टम हो गया ना? हाँ। क्या ये क्रिप्टो के मूल विचार के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और हाँ, कुछ मायनों में ये पूरी तरह विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। फिर इसका फायदा क्या है? लेकिन ये एक पुल की तरह काम करता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि स्टेबल कॉइन्स पारंपरिक पैसे की स्थिरता को लेते हैं और उसे ब्लॉकचेन की रफ्तार और बिना सरहदों वाली तकनीक पर डाल देते हैं। अच्छा, यानी रेल की पटरियां तो नहीं और सुपरफास्ट हैं, लेकिन उस पर दौड़ने वाली ट्रेन के अंदर का जो सामान है वो परिचित और स्थिर है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। वे लोग जिन्हें इस नई तकनीक का फायदा उठाना है, जैसे मान लीजिए रात के 2 बजे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में लाखों रुपए भेजने हो, और वो भी नाम मात्र की फीस पर। हाँ, लेकिन वे कीमत ऊपर नीचे होने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। उनके लिए स्टेबल कॉइन सबसे बड़ा समाधान है। इसके लिए किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा पहुंचने तक उसकी कीमत बदल जाएगी। एकदम सही।
ये सट्टेबाजी से बहुत दूर असली अर्थव्यवस्था के लेन देन के सबसे करीब है। ये ना एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ता है। मैंने देखा है अक्सर लोग स्टेबल कॉइन्स को निवेश की नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि अगर इसकी कीमत बढ़ ही नहीं रही तो इसमें पैसा क्यों लगाना। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। वे ये भूल जाते हैं कि हर चीज निवेश के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस काम को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था के पहिए को बिना रुके चलाने के लिए होती हैं। और यही वो जगह है जहां शुरुआती सोच में गलती होती है। लोग चारों कैटेगरीज को एक ही तराजू पर तोलने लगते हैं। इससे ना एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इन सब चीजों का असल जिंदगी पर और खास तौर पर हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। क्यों किसी आम नागरिक को ये सब समझना चाहिए, खास तौर पर भारत जैसे देश में जहां चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं। देखिए, भारत का उदाहरण बहुत ही सटीक है। पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट्स जैसे सड़क किनारे किसी छोटी सी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना, ये सब एक आम बात हो गई है ना? हाँ, अब तो हर कोई यूपीआई इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। जब कोई समाज डिजिटल पैसे के इस्तेमाल का आदी हो जाता है तो अगला कदम हमेशा यही होता है कि उस सिस्टम को और कितना स्मार्ट और ग्लोबल बनाया जा सकता है। यानी जो काम आज केवल देश की सीमाओं के भीतर हो रहा है उसे पूरी दुनिया के स्तर पर कैसे किया जाए। बिल्कुल। जरा सोचिए, आने वाले समय में दुनिया भर के सिस्टम आपस में कैसे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? मान लीजिए कोई छात्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहा है, उसे स्टेबल कॉइन्स के जरिए घर से तुरंत पैसे मिल सकते हैं बिना किसी भारी एक्सचेंज फीस के। हाँ, वेस्टर्न यूनियन या बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सही कहा। या फिर कोई फ्रीलांसर जो दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम करता है, वो एथीरियम पर बने किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये तय कर सकता है कि काम पूरा होते ही उसकी फीस तुरंत और अपने आप रिलीज हो जाए। और ये सब सोलाना जैसे तेज नेटवर्क पर हो सकता है ताकि उसे किसी सिस्टम के धीमेपन का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, आपने सारी कड़ियों को जोड़ दिया। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि ये सारा बुनियादी ढांचा बिटकॉइन द्वारा स्थापित किए गए उस विश्वास पर टिका है कि डिजिटल दुनिया में वैल्यू बिना किसी केंद्रीय संस्था के भी सुरक्षित रह सकती है। एकदम सही। इसका मतलब है कि ये चारों एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के अलग अलग पुर्जे हैं। सटीक विश्लेषण है यह। जब किसी समाज को ये फर्क पता होता है तो कोई उसे भ्रामक जानकारी देकर बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ, जागरूकता बहुत जरूरी है। कोई भी नई योजना ये दावा नहीं कर सकती कि वो रातों रात बिटकॉइन को खत्म कर देगी, क्योंकि एक जागरूक नागरिक जानता है कि दोनों के मैकेनिज्म और उद्देश्य अलग-अलग हैं। सही समझ होने से लोग हर नई चीज के शोर में बहने के बजाय सही और तार्किक सवाल पूछने लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अपनी इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। आज उस शोर शराबे वाले कमरे की 4 सबसे बड़ी आवाजों को अलग-अलग करके समझा गया है। हाँ, और मुझे लगता है कि अब तस्वीर काफी साफ है। सबसे पहले बिटकॉइन, जो डिजिटल स्कार्सिटी या सीमितता का प्रतीक है। यह डबल स्पेंडिंग की समस्या को सुलझाकर लंबी अवधि तक मूल्य को सुरक्षित रखने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिस पर बिना किसी बिचौलिए के भरोसा किया जा सकता है। सही। दूसरा इथेरियम, जो एक प्रोग्राम करने योग्य ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहां पैसा सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रूपी डिजिटल मशीनें और कम्युनिटीज बनाई जा सकती हैं। बिल्कुल। तीसरा सोलाना, जो रफ्तार, पैरेलल प्रोसेसिंग और कम लागत के लिए डिजाइन किया गया है ताकि इन डिजिटल नेटवर्क्स का अनुभव आम यूजर्स के लिए धीमा और महंगा न रहे बल्कि तेज और सहज हो। एकदम सही। और अंत में स्टेबल कॉइन्स, जो रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। ये पारंपरिक मुद्रा की स्थिरता को ब्लॉकचेन की रफ्तार के साथ जोड़ते हैं ताकि बिना जोखिम के ग्लोबल लेन देन हो सके। ये एक बहुत ही स्पष्ट और मुकम्मल सारांश है। सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि इन सबको एक ही खांचे में फिट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सब अलग है। भविष्य की अर्थव्यवस्था इन सभी के सही तालमेल से ही चलेगी। लेकिन जाते जाते सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना लाजमी है जो शायद इस पूरी व्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल दे। मैं भी सुनना चाहूंगा। इस पर थोड़ा गौर किया जाए। सदियों से हमारी दुनिया कैसे चलती आई है। हमारे पैसे, हमारे अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारी पहचान, ये सब किसी न किसी देश की सीमाओं और वहाँ की सरकारों से बंधे होते हैं। हाँ, हर देश का अपना सिस्टम है। एक देश की मुद्रा दूसरे देश में सीधे तौर पर नहीं चलती। सही कहा। लेकिन अगर भविष्य में हमारी मुद्रा, हमारे समझौते और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इन अलग-अलग बिना किसी एक मालिक वाले डिजिटल नेटवर्क्स पर चलने लगे, मतलब पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। हाँ, जहां इंटरनेट का कोई अमेरिका, भारत या यूरोप नहीं होता,
तो क्या भविष्य की दुनिया में देशों की इन भौगोलिक सीमाओं का कोई आर्थिक या सामाजिक अर्थ रह जाएगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। जब तकनीक और मूल्य दोनों ही सीमाएं मानना बंद कर दें, तो पारंपरिक सरहदें अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखेंगी? ये आने वाले दशकों का सबसे बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवार के साथ आज की इस चर्चा को विराम दिया जाता है। अगले विश्लेषण में इसी से जुड़े एक और बेहद अहम पहलू पर बात होगी, रेगुलेशंस यानी नियम कानून। ये भी एक बहुत जरूरी विषय है। हाँ, ये देखा जाएगा कि दुनिया की सरकारें इन बिना सरहदों वाली तकनीकों को कैसे समझने और नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आज के इस विश्लेषण से उस शोर शराबे वाले कमरे का शोर शांत हुआ है और अब उसके पीछे का गणित और तर्क साफ दिखाई दे रहा है, तो इस चर्चा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाया जाए जो अभी भी इन नामों को सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, शेयर करना चाहिए। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल, इन चारों श्रेणियों में से बिटकॉइन की सुरक्षा, इथीरियम की प्रोग्रामिंग, सुलाना की रफ्तार या स्टेबल कॉइन्स की स्थिरता वर्तमान समय में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा व्यवहारिक क्या लगता है और क्यों? इस पर विचार जरूर किया जाए। बहुत बढ़िया सवाल है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई गहरी चर्चा के साथ।